हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ अपने नॉवेल प्यार है या सज़ा की स्टोरी, जो एक ट्रायंगल लव स्टोरी है सागर और सरिता के प्यार की, जिसमें एंट्री होती है साहिल की। तो कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। सागर और सरिता का प्यार होके दोनों बिछड़ भी गए हैं और सरिता की लाइफ में एंट्री हो चुकी है साहिल की। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगी और जो मेरे नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। सुनिए। प्लीज़ सरिता जी रुकिए ना। क्या हम इतने बुरे हैं कि आप हमारे साथ 2 पल भी नहीं ठहर सकती? साहिल ने रिक्वेस्ट से कहा। सरिता बैठ जाती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं साहिल जी। तो फिर प्लीज़ रुकिए ना, अपने इस दोस्त के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। साहिल जी चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। दोनों चाय के कप उठा लेते हैं। साहिल उसे देखता रहता है, लेकिन सरिता एक बार भी नज़रें उठाकर नहीं देखती। साहिल हर पल उसे निहारता रहता है। जितना उसे देखता है, देखने की चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। न जाने क्या जादू सा हो रहा था साहिल पर। अभी तक उसने अपना करियर बनाने के सिवाय किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। वैसे तो कई लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन दिल कभी इस तरह नहीं धड़का था जिस तरह सरिता को देखकर धड़क उठा था। कई लड़कियां आईं साहिल की ज़िंदगी में, सभी मॉडर्न थीं, लेकिन सरिता की सादगी में साहिल को कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर लिया था। शायद उसे यहीं रुकना होगा। उसने मन ही मन फैसला किया मामी से बात करने का। सरिता जी बताइए, अब आगे के लिए क्या सोचा है आपने? सरिता बोली, यहीं कॉलेज में एडमिशन करवाना है। हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है आसपास भी। हमारे शहर में तो है नहीं, लेकिन आसपास भी अच्छे कॉलेज नहीं हैं। गुड यार, फिर तो हम मिलते रहेंगे। गुड, वेरी गुड, आप चाहेंगी तो। साहिल थोड़ा नर्वस होकर बोला, और खुशी से। वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था, सरिता ने महसूस किया था। सरिता कुछ बोलती इससे पहले पूनम और भोला आ गए। पूनम उन दोनों को यूँ साथ देखकर खुश हो गई थी। वाह, दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, जैसे राधा किशन की जोड़ी हो। ये तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तो भैया भाभी से ज़रूर बात करूँगी, और साहिल से भी। साहिल कहता है, मामी जी मैं कल चला जाऊंगा। मम्मी का फ़ोन आया था, कितने दिन हो गए पता ही नहीं चला। आपका घर मुझे तो जैसे अपना ही घर लगता है, और अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मेरा घर तो सिर्फ मकान ही है, बेशकीमती चीज़ें की दुकान हो जैसे। घर तो अपनों से बनता है, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सुख नहीं और खुशियाँ नहीं। मैं यहाँ आकर ये बात महसूस करता हूँ। साहिल, मैं समझ सकती हूँ। शालिनी और तुम्हारी माँ भी। चल अब तू ही शादी कर ले और मकान को घर बना ले, पूनम ने गहरी नज़र से देखते हुए साहिल से कहा। साहिल बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मेरे एहसासों को समझ पाए, जिसे रिश्ते की अहमियत पता हो। बस सब शोहरत के पीछे भागते हैं, और आजकल की लड़कियाँ तो बस पैसा और शोहरत के पीछे ही भागती हैं। वो मेकअप के बूते, अपने चेहरे, आधे नंगे जिस्म, दम घुटता है मेरा उस दुनिया में। मुझे सादगी पसंद है। मैं कोई ऐसा चाहता हूँ जो एहसासों को समझे, सच्चा प्यार करे, दिखावा नहीं हो जिसकी ज़िंदगी में। लगता है मेरी तलाश अब पूरी हो गई है, कहकर वह सरिता को देखने लगता है। उसकी बातें सुनकर सरिता चौंक सी जाती है और फ़ौरन उठकर चली जाती है। पूनम बोली, मैं गलत नहीं हूँ तो वो सरिता ही है ना? पूनम ने साहिल की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से कहा। जी मामी जी, आपने सही कहा। मुझे सरिता बहुत पसंद आ गई है। आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं मम्मी से अपनी और सरिता के बारे में बात करूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं, क्या एक बार आप सरिता से इस बारे में पूछ सकती हैं? आखिर उसकी मर्जी जानना बेहद ज़रूरी है। वो इतनी खामोश और गुमसुम सी रहती है, मैं तो उससे कुछ कह ही नहीं पाता, और मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ तो वो बात ही नहीं करती है। साहिल, मुझे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम देख ही रहे हो, सरिता आजकल की लड़कियों से बहुत ही अलग है, बहुत हटके है, बहुत ही समझदार और संस्कारी है। शायद इसी वजह से वो तुमसे ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ा पा रही है। साहिल बोला, सही कहा आपने मामी जी। सच तो यह है कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। आप उससे पूछकर बताइएगा, तभी मैं आगे कुछ सोच पाऊँगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। यदि उसके दिल में कोई और है तो आप मुझसे बता देना। और वो तो मम्मी तो फैशनेबल लड़की ही चाहेंगी, उनकी पसंद मैं जानता हूँ।
लेकिन मुझे तो बस सरिता जैसी ही चाहिए, और सच कहूँ तो सरिता ही चाहिए अब तो। मेरा दम घुटता है मामी उस घर में। मम्मी चाहे माने या ना माने, शादी तो मैं सरिता से ही करूँगा। तुम उदास ना हो साहिल, सरिता को देखकर मोहिनी दीदी मना नहीं कर पाएंगी। सरिता इतनी सुंदर जो है, मैं जानती हूँ वो मोहिनी दीदी का दिल जीत लेगी। साहिल थोड़ा रिलैक्स नजर आ रहा था। गॉड करे ऐसा ही हो, साहिल एक बड़ी आह भरकर बोला। सरिता अपने कमरे में आ जाती है, सोचती है साहिल कुछ ज़्यादा ही सेंटी है उसे लेकर, मुझे उसे रोकना होगा। वैसे तो कल जा ही रहा है, कम से कम उसकी भेदती नज़रों से तो मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, किसी का दिल न टूटे। कितना मुश्किल है इससे गुजरना। एक एक सांझ बोझ लगती है, दम घुटता है सीने में। माँ बाबा के प्यार और इज्जत की चिंता न होती तो कब के अपने को ख़त्म कर चुकी होती, वो अगर कर्तव्य से ना बंधी होती। सरिता सागर के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन जीना मजबूरी थी, तो वो अपने जिस्म को लाश की तरह ढो रही थी, और वो भी हंसकर। कितना मुश्किल था उसके लिए इस तरह जीना। लेकिन साहिल की नज़रों में अपने लिए प्यार साफ देख पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि साहिल का प्यार भी सज़ा बन जाए, क्योंकि अब वो किसी को भी वो दर्द से नहीं गुजरते देखना चाहती जिससे वो गुजर रही है। लेकिन वो अब किसी की नहीं हो सकती। सागर उसकी रूह में समा चुका है, उसका दिल अब किसी और के लिए नहीं धड़क सकता। मरते दम तक उसकी हर धड़कन पर सागर का ही अधिकार रहेगा, और इस जिस्म पर भी। हर सांस सिर्फ सागर का ही नाम लेगी। वो किसी को धोखा देना नहीं चाहती, न वो किसी को धोखे में रख कर शादी करेगी। साहिल को यहीं रोक देना होगा। मन ही मन सरिता कई सवाल और कई जवाब के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। वैसे अच्छा ही है वो कल तो जा ही रहा है। उसने सामने रखी कान्हा की तस्वीर उठाई। कान्हा, अब और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? प्लीज़ कान्हा, बहुत तकलीफ होती है इस दिल में। आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, लेकिन शायद तुम इसका एहसास नहीं कर सकते। तुम्हारे पास दिल है ही कहाँ, बस तुम पत्थर की मूर्त ही हो, एहसासों से खाली। तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं आता कान्हा? उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं और वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। इधर सागर ने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था। रामू काका उसे ऐसे देखकर परेशान होते हैं। अब वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बार बार बेहोश भी हो जाता था। एक दो बार ऑफिस में भी बेहोश हो चुका था। महेश अंकल ने पूछा तो वह टाल गया, ऐसे ही काम की वजह से चक्कर आ गया, ऐसा कहता। सागर अब खुद की तकलीफ पर ठहाके लगाता, इस तरह सोचता, मैंने सरिता को कितने दुख दिए हैं, कितने आंसू बहाए हैं उसने कितने आंसू बहाए होंगे, और अभी भी बहाती होगी। बाहर के सपने दिखाकर पतझड़ का मौसम दे आया हूँ उम्र भर के लिए। कितना मजबूर हूँ, मेरा यूं तिल तिल कर मरना ही किस्मत में लिखा है, और यही मेरी सजा भी है। बस मैं ही मिला था उसे इतने बड़े जहान में। क्यों प्यार के एहसास पैदा किए मेरे दिल में उसके लिए। जब हम एक दूसरे के लिए जीने लगे तो अब मुझे मौत देकर सरिता को जीते जी घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया। क्यों बनाई मोहब्बत, क्यों धड़कनों में बसाया किसी को, और क्यों इतना मजबूर कर दिया इंसान को? बताओ कान्हा, बोलते क्यों नहीं? मैं न सही, सरिता तो कितनी मानती थी तुम्हें, कम से कम उसका ही भ्रम रख लिया होता, उसी के विश्वास पे खरे उतर गए होते। कान्हा, तुम पत्थर थे और पत्थर ही रहोगे। मैं क्यों शिकायत कर रहा हूँ तुमसे? सागर आज कान्हा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रो रहा था, और शिकायत करे भी तो किससे? आज उसे सरिता की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। किस तरह रो रही थी, कितना दिल दुखा है उसका, सिर्फ एहसास से ही मैं सिहर जाता हूँ। वो सरिता की तस्वीर से पर्दा हटाता है और उसके माथे को चूम लेता है, उसके गालों पर हाथ फेरता है और उसके होठों को छूता है। उसकी चंपा की वेणी जो वो अपने साथ ही लाया था, अपने साथ सूखी हुई, उसे उठाकर चूमता है। इन सूखे हुए फूलों से महक आ रही है सरू। चाहे तुम हकीकत में मेरे पास नहीं हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम यहीं कहीं हो मेरे आसपास। इन हवाओं में भी तुम्हारी ही महक है। इस तस्वीर से झांकता तुम्हारा प्यार भरा चेहरा, ये झील सी आंखें मुझे किस तरह देख रही हैं। जब भी इन्हें देखता हूँ जी उठता हूँ। काश भगवान इतनी मोहलत दे देता कि मैं इनमें डूब जाता और तुम अपनी पलकें बंद कर लेती, ऐसे हमेशा के लिए अपनी प्यार भरी आंखों में। तब तो कान्हा भी मुझे तुमसे नहीं छीन पाते सरू। सागर किसी नासमझ बच्चे की तरह सरिता की तस्वीर को देख रहा था और बातें कर रहा था, जैसे सरिता उसकी हर बात सुन रही हो। सरिता, मैं इस मांग में चांद तारे सजाना चाहता था, तुम्हें सारे जहान की खुशियाँ देना चाहता था। मैं नहीं कर पाया वो सब सरू, लेकिन वादा रहा, अगले जन्म में भगवान से लंबी उम्र लेकर आऊँगा।
सरिता तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? प्लीज़ सरू तुम मेरा इंतज़ार करना करोगी ना सरू, बोलो सरू करोगी ना? और कहकर सागर बेतहाशा रोने लगता है। रामू काका उसके लिए जूस लेकर आते हैं। सागर को पकड़कर कहते हैं, सागर बाबा यह क्या बचपना है, आप तस्वीर से हर रोज़ बातें करते हैं, इस कदर आंसू बहाते हैं, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? सागर बाबा तस्वीरों में भी कहीं जान होती है क्या? ये कुछ सुनती हैं न समझती हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? नहीं रामू काका आप ऐसा ना कहो, ये मेरी सरू है, ये सब सुनती है समझती भी है, मगर आप शायद महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। पता है ये मुझे रोते हुए देखकर भी क्यों मुस्कुराती है? बताता हूँ आपको, सुनिए। इसलिए कि मैंने इससे वादा लिया है कि ये कभी इन आँखों में आंसू नहीं आने देगी, क्योंकि आंसू तो दिल में से ही निकल कर आते हैं ना। अगर वह इस तरह बूंद बूंद आंसू बहाएगी तो एक दिन उसके दिल में समाया सागर तो खत्म ही हो जाएगा। बताइए ना रामू काका, हो जाएगा ना खत्म? और कहकर ठहाके लगा कर हंसने लगता है। सरू की तस्वीर को अपने सिर से हल्के से मारकर कहता है, पगली कहीं की, इतना भी नहीं समझ सकती? वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, जैसे मैंने तोड़ दिए। फिर खूब हंसता है। लेकिन काका वो बेवफा नहीं है, वो अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देती, क्योंकि वह मेरे हर गम को सहेज कर दिल में ही रखना चाहती है। कितनी पगली है ना सरू, रामू काका बताइए। और खूब हंसता है। सागर बाबा संभालिए खुद को, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, आप तो दीवाने हो गए हैं, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? सागर रामू काका के कंधों पर सिर रखकर निढाल सा हो जाता है। कहता है, वो तो अपना वादा निभा रही है, हम ही नहीं निभा पाए काका। क्यों काका, ऐसा भी क्या बिगाड़ा था मैंने कान्हा का? बताइए तो। पहले मम्मी पापा को छीन लिया, आप सरू को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ये मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेते? इस तरह जीने के लिए मजबूर किया है मुझको, ये ठीक नहीं है ना रामू काका? इट्स नॉट फेयर, कहिए इनसे, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर रामू काका। और ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। दोनों हाथों से फिर सर पकड़ लेता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। रामू काका उसे बड़ी मुश्किल से बेड तक ले जाते हैं। सागर फिर से बेहोश हो जाता है। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामू काका बड़बड़ाते हैं, इतना दर्द अकेले ही सहे जा रहे हैं, ना ही किसी को बताने देते हैं, न खुद बताते हैं, रजनी बिटिया को भी नहीं बताते, किसी को शामिल नहीं करना चाहते, अपनी तकलीफ अकेले ही बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मुझे भी बताने से मना कर रखा है। हे भगवान, काश अपनी उम्र दे पाता सागर बाबा को। और फूट फूट कर रोने लगते हैं। सागर को चादर उड़ाकर आंसू पोंछते हुए चले जाते हैं। पता नहीं क्या होगा भगवान, क्या से क्या हो गया। एक हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों के सामने किस तरह बर्बाद हो गया। पहले मालिक और मालकिन और अब सागर बाबा। हे भगवान, तू मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है? ये क्या हो रहा है? तू कुछ तो दया कर, कोई चमत्कार ही कर दे और सागर बाबा को उनकी ज़िंदगी लौटा दे। तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी ले ले, तू तो सबका मालिक है, सबका पालनहार। इस बूढ़े की प्रार्थना सुन ले भगवान। सागर ने सरिता की पसंद का घर बनाया था, आंगन में नन्हा सा चंपा का पौधा भी लगाया था, और वो कहाँ दूर था सरिता से। अपने सामने ही तस्वीर लगा रखी थी, हर सांस में सरिता को ही महसूस करता था, हर पल हर घड़ी उसके ख्यालों में ही खोया रहता था। खुद को तो भुला देना चाहता था और अपनी बची सांसें दिन रात उसकी तस्वीर के सामने उसके साथ बीते लम्हों की यादों के हवाले कर चुका था। शायद इसी तरह सरिता के प्यार का कर्ज उतार देना चाहता था, ताकि चैन से मर सके। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ कमी हो तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हैप्पी रहें।